नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। मोदी की विश्व नीति, दुनिया देख रही भारत की शक्ति। जी हां, सबसे बड़े ग्लोबल मंच पर वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र। दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का संकट बता लिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं। आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। हमारी टीम्स के नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त हम आपको एक स्पेशल बुलेटिन दिखा रहे हैं सीधे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से। प्रधानमंत्री मोदी जो फर्स्ट सेशन में है उसका समिट खत्म हो चुका है, यानी कि पहले मीटिंग हो चुकी है। अब बायलैटरल मीटिंग का दूसरा दौर शुरू होगा। पहले जो मीटिंग हुई है बायलैटरल मीटिंग, उसमें जापान और ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ बातचीत हुई है। और इस बीच जो बातें सामने आ रही है कि बहुत ही सार्थक ये बायलैटरल मीटिंग्स रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को 2 और बायलैटरल मीटिंग्स में हिस्सा लेना है और समिट का जो एक पहला सेशन है वो पूरा हो चुका है। दूसरा सेशन शुरू होने जा रहा है। ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ और साथ ही उन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा के साथ बातचीत कर ली है। अब जो दूसरी बायलैटरल मीटिंग होगी वो 2 और देशों के साथ होने जा रही है। इसमें जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स होंगे और साथ ही इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ होगी। तो बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक जो संदेश दिया है G20 के मंच से वो भी अपने आप में बेहद खास है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में बताया है कि इस वक्त दुनिया में हमें बदलाव करना होगा। बदलाव किस चीज़ का है? बदलाव जो हमारे प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनको अब नए नजरिए के साथ पूरा करना होगा। पवन मेरे साथ है, विजयलक्ष्मी मेरे साथ है। विजयलक्ष्मी, हम लोग लगातार जो सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ से, G20 के मंच से बहुत सारे अहम चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें तो एक सबसे बड़ी बात है कि इतिहास रच लिया गया है। उसके बारे में आप बताएं। उसके बाद पवन हम बात करेंगे कि जो बायलैटरल मीटिंग्स थे उसमें ऋषि सुनक और साथ ही साथ जापान कितने हमारे लिए अहम होते हैं।
देखिए जहाँ तक बात है अमित, ऐतिहासिक फैसला वो है अफ्रीकन यूनियन को जो इसमें इंक्लूड किया गया है G20 में, क्योंकि पिछले 7 सालों से अफ्रीकन यूनियन जो है वो कोशिश कर रहे थे, अफ्रीकन यूनियन के तमाम 22 देश उस यूनियन में आते हैं कि वो G20 का हिस्सा बन सके, लेकिन 7 साल के बाद उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई और आज भारत की प्रेसिडेंसी में जो अफ्रीकन यूनियन है उनके तमाम देशों को G20 का हिस्सा बना लिया गया है। और भारत अफ्रीका को हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक मानता है, इसलिए भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में इसको लेकर के विशेष एफर्ट्स लिए कि किस तरह से अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में लाया जा सके। और इकोनॉमिक लिहाज से भी ये अफ्रीकन ब्लॉक जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है और आज ये ऐतिहासिक फैसला आज G20 की इस नई दिल्ली की समिट में हुआ है। इसमें एक पहले बात ऐड कर दें, भारत की जो अध्यक्षता है उसमें G20 का विस्तार हुआ है, अब G21 हो गया है, क्योंकि अच्छा इसमें मैं भी थोड़ा बोल दूं, क्योंकि हमारी लगातार बातचीत हो रही थी यहाँ पर अभी विदेश मंत्रालय के साथ पवन की, हम लोग कंफ्यूजन में थे कि आखिरकार अब G20 बुलाया जाएगा G21 बुलाया जाएगा, लेकिन नहीं यही बात है। मैं जब दर्शकों को बता दूं, फिलहाल G20 ही है रहेगा, G21 हम नहीं कहेंगे आधिकारिक तौर पर, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ओर से जो भी बातचीत हुई हमारी, तो उनका ये कहना है कि नहीं G20 रहेगा, G21 नहीं कहा जा रहा। जिस तरह से ब्रिक्स में अब 11 मुल्क हो जाएंगे तो ब्रिक्स ही रहेगा, नहीं बदलाव हो रहा है। तो फिलहाल अब ब्राजील उसको बदल दे तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल भारत तो नहीं बदल रहा है। लेकिन भारत की अध्यक्षता में ये ऐतिहासिक चीज हुई है कि यूरोपियन यूनियन और खास पर यूरोपियन यूनियन के बाद अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना इसके दायरे को और ज्यादा बड़ा करता है। और जहां तक बायलैटरल की बात है तो जापान और भारत के रिश्ते साउथ चाइना सी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जहां साउथ चाइना सी को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट है, अब भारत और जापान काफी नजदीक हैं। जापान एजिंग इकोनॉमी है, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की कमी है और भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है जहाँ हम उनको ह्यूमन रिसोर्स भी उपलब्ध करवाएंगे। लक्ष्मी, बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स की जहाँ तक बात है, और इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच में अलग अलग लेवल की पार्टनरशिप है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये एक यहाँ से अब आगे की तरफ अगर बात करें तो भारत और जापान के रिश्तों में यहाँ से भी काफ़ी सारी अहम चीज़ें निकल कर के आएंगी। ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर का वहाँ पर कमी है और जनसंख्या के लिहाज से भी जापान काफ़ी सारी चीज़ों से इस समय जो है जूझ रहा है। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं तो पावर की अगर बात की जाए तो हम आपको जरा 10 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 10 तस्वीर जो होंगी, इन तस्वीर में आप समझ पाएंगे कि भारत का पावर कितना है। भारत का पावर इसलिए ज्यादा हम कह सकते हैं कि आज के वक्त हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है मैन पावर। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स, तो मैंने कहा मैन पावर, डिविडेंड जिसकी बात अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो डेमोग्राफी डिविडेंड है और अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इसीलिए जो हमारा जो पावर है 140 करोड़ लोगों का, वो देखिए फ्यूमियो किशिदा के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी उसके तस्वीरें इस वक्त आप दे रहे हैं। जापान के साथ तो भारत के रिश्ते वो सांस्कृतिक रूप से भी हैं और बहुत ही लंबे वक्त से चले आ रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि आज के वक्त में भारत जापान का एक ऐसा साझेदार है जो कई मोर्चों पे काम कर रहा है, ना सिर्फ भारत के अंदर, जो भारत के जो कई पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ पर भारत दुनिया के अलग मुल्कों को जो पिछड़े हुए देश हैं उनको मदद कर रहा है, उसमें जापान भी भारत की मदद कर रहा है। और खास तौर पर जैसा हम बता रहे थे कि जो साउथ चाइना सी का जो इलाका है, या हम कहें कि इंडो पैसिफिक का जो पूरा रीजन है, यहाँ पर भी भारत और जापान मिलकर बहुत सारे काम कर रहे हैं। और भारत की अगर बात की जाए तो इकोनॉमी के मामले में जो इन्वेस्टमेंट है लगातार जापान का वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है इंडियन आप कह सकते हैं मार्केट में, वो दुनिया का बहुत बड़ा है। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की ऋषि सुनक से भी मुलाकात हुई। अब जो 10 तस्वीरें आप देखिए कि अलग अलग ये जो लीडर्स हैं जो भारत के मेहमान हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का जो स्वागत किया है, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएई हो, इसमें जर्मनी हो, तमाम जो देश के लीडर्स आए थे उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो इंटरेक्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि भारत क्यों हम कह रहे हैं कि पावर सेंटर बन गया। आज के वक्त, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र भारत में है, पूरी वर्ल्ड मीडिया इस वक्त भारत के इस भारत मंडपम में मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद है और लगातार यहाँ से वो भारत की जो उपलब्धि है उसी को पूरे दुनिया के सामने लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती भाषण में जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली सोच को अब ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया है। और जिस सस्टेनेबल फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं कि हम सबका एक फ्यूचर है, प्लेनेट एक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर,
उस बात को बहुत बखूबी रखा गया है और भारतीय संस्कृति में इसकी जड़ है। पहले वसुधैव कुटुंबकम को ऑफिशियल कम्युनिके में इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन भारत की अध्यक्षता में अब की बार ऐसा होगा जब पहली बार वसुधैव कुटुंबकम शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ये भारत की सांस्कृतिक क्या कहते हैं सॉफ्ट पावर है, उसका प्रोजेक्शन भी होगा। लक्ष्मी बिल्कुल चीज लेकिन आने जा रहा हूं क्योंकि आपसे बात करेंगे इसको लेकर। देखिए, एक जो चर्चा लगातार चल रही, हम लोग बात कर रहे थे, मैं दर्शकों को बता दूं, मैं विजय लक्ष्मी, हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से जॉइंट डिक्लेरेशन है उसको लेकर जो खबर आ रही है कि जॉइंट डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई है, सहमति बन गई है। हमारे यहाँ पर आप भी मौजूद थे, हम लोगों ने बात की, यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन है MEA के यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, हमने उनसे सवाल पूछा, लेकिन उनके तरफ से कोई सीधा जवाब इसलिए नहीं आया क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ये सामने नहीं आया कि जॉइंट डिक्लेरेशन है नहीं है। लेकिन आपको बता दें, जो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी लैंग्वेज ये जरूर ये बताता है कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसको लेकर भारत की जो कूटनीति है कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉजिटिवली रंग ला रही है और बहुत ही जल्द ये ऑफिशियली भी सामने आ जाएगा कि जॉइंट डिक्लेरेशन को लेकर एक आम सहमति बन गई है। जिन एजेंडास पर भारत काम कर रहा था और चाहता था कि हर कोई इसमें अपनी सहमति दे, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वही आगे का विजन तय करता है और जॉइंट डिक्लेरेशन पूरा कंसेंसस जो है तमाम जो G20 के कंट्रीज़ हैं उनके कंसेंसस के बाद ही जॉइंट डिक्लेरेशन आता है और हर जॉइंट डिक्लेरेशन के बाद जो है एक स्टेप आगे बढ़ता है G20 का जो पूरा ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, इसका जो मिशन है या जो इसका काम है। हर जो G20 के समिट हुए हैं, हर समिट का कुछ ना कुछ खास ज़रूर रहा। जैसे पिछली समिट में रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर इंडोनेशिया का जो थीम था, तो उसमें कैसे पेंडेमिक से बाहर निकला जाए उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जो है कदम G20 के तमाम मुल्कों ने उठाए। इसके अलावा अगर पिछली समिट्स को कुछ देखें, जब G20 की शुरुआत हुई थी तो टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर के कुछ जॉइंट डिक्लेरेशन आए। इसके अलावा डेवलपिंग इकोनॉमीज पे जो डेट बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के कंसर्न्स जो हैं वो पिछला जो समिट हुआ था वहाँ पर भी शेयर किए गए थे और भारत अपनी अध्यक्षता में इस पर कुछ कंक्रीट तरीके से काम करना चाहता है और चाहता है कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन आए उसमें इन तमाम चीज़ों को जो है वो इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन जॉइंट डिक्लेरेशन लाना इतना आसान, बहुत टेढ़ी खीर इस बार होगा क्योंकि जो G20 के देश हैं वो आपस में बटे हुए हैं, खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी के G20 के जो देश हैं वो रशिया और यूक्रेन वॉर पर बहुत बटे हुए हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि रशिया के युद्ध का कंडेमनेशन हो, रशिया के खिलाफ कुछ कड़े कदम की बात G20 अपने फोरम से करे क्योंकि इकोनॉमिक फोरम है तो सैंक्शन लगाने की बात हो सकती है। लेकिन कल जब अमिताभ कांत बात कर रहे थे, जो कि शेरपा है अमिताभ कांत इस पूरे G20 के, तब उन्होंने काफी हद तक संकेत दे दिए थे और कल ही इस पर चर्चा शुरू हो गई थी जब हम शाम को यहाँ पर मौजूद थे कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन है क्या उस पर आम सहमति बन गई है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक, हम अगर सोर्सेस की बात करें, डिप्लोमेटिक सोर्सेस के जरिए जिस तरह से जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसके एक ड्राफ्ट को हर किसी के बीच में भेजा गया था ताकि एक आम सहमति बन सके। लेकिन जो हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो रह रहा था वो सबको पता है कौन सा है, वो है यूक्रेन का शब्द या रशिया यूक्रेन का मुद्दा। लेकिन बड़ी बात है कि भारत ने अपनी मेहनत लगाई, हमारे यहाँ के जो डिप्लोमेट से लगातार लगे रहे और उन्होंने कामयाबी किस चीज़ पे पाई है, अपनी कूटनीतिक डिप्लोमेसी के जरिए कि एक आम सहमति बनाना, क्योंकि ये जो एजेंडा डिरेल नहीं होना चाहिए था। हम जैसे बात करते हैं जो पिछड़े देश हैं उनको साथ लाने का, उनके ऊपर जो डेट के इश्यूज हैं, जो पर्यावरण का इशू था, जिस तरह से डेट के इशू की बात की अमित, आपको बता दें कि जिस तरह से लक्ष्मी और अमित बता रहे हैं कि एक डिक्लेरेशन शेयर कर दिया गया है, उस पर कंसेंसस बिल्डिंग का काम होगा और वो इस समिट के अंत में पता चलेगा कि कंसेंसस बन पाया है या नहीं। लेकिन अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना वो डेट के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डेट ट्रैप में बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, उनके पास फंड की कमी है और अगर वो 75% GDP की रिप्रेजेंटेशन करने वाले मुल्कों के ग्रुप में शामिल होता है तो डेवलपिंग वर्ल्ड को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो फंडिंग चाहिए बिना किसी डेट ट्रैप के वो मिल पाएगी। ये अफ्रीकन रीजन में एक संभावना खोलेगा, विकास के द्वार खोलेगा बिना किसी राष्ट्र की सोवरेनिटी पर खतरा हुए, क्योंकि फिलहाल ग्लोबल लेवल पर डेट बड़ा इशू तो है ही, लेकिन सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना उधार मिलना या कर्ज मिलना सबसे बड़ा सवाल है और G20 वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जो इस समस्या का न सिर्फ समाधान करेगा बल्कि सस्टेनेबल गोल्स के लिए रास्ते खोलेगा।
बिल्कुल, जैसे पवन डेट का हम बता दें, जैसे एशियन बैंक है या कुछ और बैंक्स हैं, वो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको लोन देते हैं और फिर उसके बाद जो जैसे प्रक्रिया होती है, इंटरेस्ट होता है, वो सब होता है। तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, वो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्राइसिस से जूझ रहे हैं। और अभी पोस्ट पैंडमिक एरा में तो और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो बेहद इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रही हैं। तो ऐसे में डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को कैसे जो है कैसे उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाया जा सके, इसको लेकर के जो है ये पिछले उसमें भी बात हुई थी और इस बार भी इसी तरह का है। और जिस तरह से हम लगातार चर्चा करें, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी की बात जो है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो है और गोल सेट करना, इसको लेकर के भारत और विमेन लेड डेवलपमेंट की बात भी भारत अपनी प्रेसिडेंसी में कर रहा है। समझने के लिए जो दर्शक है उनको जरा हम बताते हैं। देखिए, मुश्किल क्यों हो रहा था, क्योंकि जब G20 का सेशन हुआ था, यानी जो लास्ट समिट था, वो जब इंडोनेशिया में हुआ था, वहां पर शी जिनपिंग आए थे और भले वहां पर व्लादिमीर पुतिन ना पहुंचे हो, लेकिन वहां पर सर्गेई लावरोव थे, चाइना का भी रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन इस बार दिक्कत ये हो रही थी कि कहीं ना कहीं जिसका संकेत पहले दे दिया गया था व्हाइट हाउस की ओर से, जब वहां पर प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, कि अगर चाइना चाहता है कि इसको एक स्पॉइल स्पोर्ट की तरह ले यहाँ पर, यानी कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो सामने ना आ पाए, तो ऐसा होता है, इतिहास में पहली बार होता, 2008 में फॉर्मेशन हुआ था G20 का, उसके बाद से ऐसा कोई भी सेशन नहीं हुआ, समिट नहीं हुआ जहां पर कि जॉइंट डिक्लेरेशन ना आया। और खतरा मन रहा था भारत में जो सेशन हो रहा था, लेकिन क्योंकि चाइना का रिप्रेजेंटेशन को लेके, यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेके सवाल उठ रहे थे, लेकिन लगातार यहां पर बातचीत होती रही थी कि जब यहां पर करीब 200 मीटिंग्स हुई थी 60 शहरों में, तब भी कोशिश ये की गई थी कि रशिया और यूक्रेन के वॉर की जो कोई भी छाप यहां पर ना पड़े, किसी भी तरह से भारत के प्रेसिडेंसी में जो G20 की समिट चल रही है उसमें डिरेलमेंट ना आए। तो बहुत लंबा वक्त लगा, चाहे हमारे जो शेरपाज हैं जिन्होंने काम किया, जिसमें अमिताभ कांत का नाम सामने आता है, हर्ष श्रृंगला यहाँ पर मौजूद थे लगातार इसमें, इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद इसमें इन्वॉल्व थे, इसके अलावा जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्टर कवात्रा, वो भी थे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये पूरी की पूरी जो टीम काम कर रही थी, उनका मकसद सिर्फ एक ही था कि भारत किसी भी तरह से अपने डिरेलमेंट ना हो। और यहाँ पर लगातार जो एजेंडा था वो क्या था, एजेंडा था कि किस तरह से आने वाले वक्त में आप दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक घुमाव दे सकते हैं, एक अलग घुमाव दे सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि किस तरह से जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर जो जिस तरह के बोझ आते हैं, यानी कि बहुत सारे आप समझ सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस हैं डेवलपिंग नेशंस के ऊपर, जो कौन थोपता है, जो कि आपके विकसित देश हैं। तो ऐसे में इन सब चीजों को बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे तरक्की कैसे करेंगे। आप हमारे लिए इतने सारे आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, अपने ऊपर नहीं होते हैं। तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये G20 के फोरम में ठीक होते हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा साथ साथ ही IMF, इनकी जो पॉलिसीज होती है वो किस तरह से जो डेवलपिंग नेशंस हैं और साथ ही जो पिछड़े मुल्क हैं उनको किस तरह से इफेक्ट करती हैं, क्योंकि जो आपके डेवलप्ड नेशन है, विकसित देश है, उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, लेकिन भारत और दूसरे जैसे देशों पर असर पड़ता है। एक और आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा कि क्या चाइना और बाकी देश अभी भी क्या डेवलपिंग नेशन है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारत ने यहाँ पर एड्रेस किया है। और फूड स्कार्सिटी यानी जो फूड सिक्योरिटी है उसको लेकर भी भारत ने बहुत सारे एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसको भारत ने डिस्कस किया है इस पूरे G20 के 200 जो मीटिंग्स हुई है अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में। और भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ के डिप्लोमेट्स ने बड़े मुश्किल अपने कामयाबी पाई है। और जॉइंट डिक्लेरेशन की बात करते हैं, देखिए यूक्रेन और अगर हम बात करते हैं रशिया के मुद्दे पे, आज भी जब सवाल पूछा जा रहा था हमारे स्पोक्स पर्सन से MEA के, कई सारे विदेशी मीडिया थे, उन्होंने ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, उन्होंने सवाल ये पूछा कि रशिया को लेकर आपके जो रिश्ते हैं तो उसको लेकर हम पूछना चाहते, तो उन्होंने कहा कि ऑन कैमरा तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो बात कही बहुत समझने वाली बात, उन्होंने कहा कि रशिया के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो रिश्ते अपनी जगह पे हैं। तो रशिया को लेकर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना था कि रशिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारे एक अलग मोड़ पे हैं, वो अलग एक आप कह सकते हैं कि सेपरेट है। जो वेस्ट के साथ हमारे रिश्ते हैं वो अलग है। और यूक्रेन का वॉर भारत चाहता है कि उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन यूरोप तय करेगा कि उसकी ये समस्या वो कैसे हल करे। क्योंकि अगर बात करें भारत की, तो भारत इस वक्त अपने को देख रहा है, अपने हितों को देख रहा है, अपने लोगों के हितों को देख रहा है। तो इसी तरह से जॉइंट कम्युनिकेशन को लेकर और भी क्या क्या बातें सामने आ रही है हम आपको बताएंगे लगातार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।